नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम स्पीशीज पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में साइंस के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो पिछले साल यूपी पीसीएस कमीशन के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक, इसके पहले अगर हम बात करें तो हमने ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के पूरे 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप उस सीरीज को जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। फाइन, तो इससे क्या होगा, आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज हम 2022 का और 2021 का पेपर देखेंगे कि साइंस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उनके ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2022 के क्वेश्चन उठाते हैं और उनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीडीटी बोलते हैं, ये क्या है, किस कैटेगरी में यहां पे आएगा? बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट या फिर नॉन पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आएगा? तो यहां पे अगर बात किया जाए तो डीडीटी क्या है, ये एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड के तौर पे इसको यूज किया जाता है। फाइन, तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के कैटेगरी में आएगा। ये एक पॉल्यूटेंट है जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में ये एग्जिस्ट करता है, मतलब डिग्रेड नहीं होता, इसी वजह से ये इस कैटेगरी में आएगा। तो उत्तर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी। ठीक, तो डीडीटी के बारे में हम अगर जान ले तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो डीडीटी की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि ये इंसेक्टिसाइड है और एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये क्या है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन नेचर का है और टेस्टलेस, ओडोरलेस, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली बार इसको किसने सिंथेसाइज किया गया था? ऑस्ट्रियन केमिस्ट थे जिनका नाम था ओथमार जिल्दर के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसकी जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो वहां पे बात करें तो स्विस केमिस्ट थे जिनका नाम था पॉल हरमैन मिलर। 1939 में इन्होंने डीडीटी की जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है उसको डिस्कवर किया। उसके बाद बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर में इसका यूज होने लगा। फाइन, चूंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है तो इस वजह से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, और इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया, जिसमें से यूएस ने भी इसको बैन किया है। फाइन, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीडीटी, और इसी वजह से 2020 का जो एक डेडलाइन था स्टॉकहोम कन्वेंशन के COP6 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो हमारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने इसका अपोज किया था इस डेडलाइन का कि 2020 जो डेडलाइन है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। फाइन, क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है? डायमंड, फुलरिन, ग्रेफाइट या फिर कोल? तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा, ग्रेफाइट जो है वो थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, कार्बन के वैसे बहुत सारे एलोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम अगर जाने तो कार्बन एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉप्स। वो क्रिस्टलाइन नेचर में भी हो सकते हैं या एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब उनका कोई जो है फॉर्म या साइज नहीं फिक्स होता। ठीक है, तो अगर हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात की जाए तो उसमें हमारा डायमंड आ जाएगा, ग्रेफाइट, फुलरिन और कार्बन नैनोट्यूब्स। ये सभी क्या है, क्रिस्टलाइन एग्जांपल्स हैं, फॉर्म्स ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। तो हम एमॉर्फस के एग्जांपल की बात करें, एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ किसके? कार्बन का। कोल हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बात की जाए तो लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्स में बहुत सारे एक तरीके से शीट्स स्टैक्ड होते हैं, एक के ऊपर एक जो है स्टैक्ड होते हैं। इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, और जो शेप होता है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कार्बन में। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है।
एंड इसके नेचर की बात करें तो इट इज वेरी सॉफ्ट विद लो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलता है और साथ ही साथ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी पाया जाता है। यह भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी दोनों केसेस में, ठीक है। और अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्बन को अगर ले जाए तो वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम ग्रेफाइट के एप्लीकेशंस भी बहुत जगहों पे देखा जाता है और सबसे जो कॉमन एग्जांपल है आपका जो पेंसिल का लीड होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो कि न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करता है ताकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक सस्टेन्ड मैनर में हमारा चलता रहे। इसके अलावा इसको बैटरीज में यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड, ब्रेक लाइनिंग के तौर पे यूज किया जाता है हेवी व्हीकल्स में, और एज अ ब्रश ऑफ अ डीसी मोटर में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe कॉजेस, ठीक है, ये बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जो है ये कौन सी बीमारी का कारण बनता है? इन्फ्लुएंजा, अ फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन, या फिर निमोनिया या वूपिंग कफ। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर बात करें तो इसका आंसर होगा बी एंड सी बोथ, दैट इज मेनिंजाइटिस और निमोनिया दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। और ये यूपीपीसीएस के द्वारा एक डिबेटेबल क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, और कमीशन ने इसका आंसर जो है ऑप्शन डी दिया था जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो बी और सी दोनों ही हमारे आंसर होंगे बिकॉज इट कॉजेज बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। वूपिंग कफ की बात की जाए तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही ये बीमारी होती है। वूपिंग कफ को सबसे पहली बात तो पर्ट्यूसिस भी हम कहते हैं, पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है, और वॉर्टेला नामक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। आइए बैसिलस हेमोफिलस के बारे में कुछ जाने। तो ये क्या है, ग्राम नेगेटिवली फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। कहां पे प्रेजेंट होता है ये, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है वहां पे पाया जाता है, और बहुत सारे टाइप्स में देखने को मिलता है ये बैक्टीरिया। 6 टाइप्स ऑब्जर्व किए गए हैं और इनमें से टाइप बी जो है वो सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण बनता है। मोस्ट अगर बात करें तो 90% जो बीमारियां होती हैं इसकी वजह से वो टाइप बी कैटेगरी की वजह से देखी जाती है, और उसमें निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसे बीमारी शामिल हैं। फाइन। तो वूपिंग कफ के बारे में बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया इसको पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, ठीक। ये भी एक कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है, और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वॉर्टेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है ये बीमारी। फाइन, आगे देखते हैं। यहां पे मैच द टाइप क्वेश्चन पूछा गया। एक साइड हमें रेवोल्यूशंस के नाम दिए गए हैं, क्रांतियों के नाम दिए गए, वहीं दूसरी ओर किस चीज से वो रिलेटेड है, किस सेक्टर से वो रिलेटेड है उनके बारे में, ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस का काफी फेवरेट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये किससे लगा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हॉर्टिकल्चर एंड हनी बी, ठीक है, साथ ही साथ फ्रूट से भी ये जो है रिलेटेड है। और वहीं ग्रे रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम एलिमिनेट कर लेते हैं एक पेयर से अपने, तो ए का 2 अगर हम देखें तो किसमें हमें मिल रहा है, ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहीं पे ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। यहां पे अगर देखें तो दोनों में ही ये पेयर जो है हमें देखने को मिला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ग्रे रेवोल्यूशन हमारा फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक बात है। तो देखते हैं कि अब ये पेयर मिल रहा है क्या इन दोनों में, तो बी का 4 हमें ऑप्शन डी में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और येलो रेवोल्यूशन की बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं ये हमारा ऑयल सीड से रिलेटेड है, और जबकि ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको रेवोल्यूशंस काफी पूछे जाते हैं, मतलब हर 2 साल 3 साल पे ये सवाल पूछा ही जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप पे। तो एक बार जो है आप इसको जरूर देखिएगा। पिछले वीडियोस में भी हमने जितने भी रेवोल्यूशंस थे उनको डिस्कस किया ज्योग्राफी के सीरीज में, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे ज्यादा जोर देंगे। ठीक, यहां पे क्या है, रेयन, रेयन इज अ मॉडिफाइड स्टार्च, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक, आगे देख लेते हैं। एस्पार्टेम क्या है, सिंथेटिक स्वीटनर, बहुत ही कॉमन स्वीटनर है जो कि हम इसके बारे में अक्सर पढ़ते हैं। तो ये क्या है हमारा, करेक्ट है, सही मिलान है। ऑक्सीटॉक्सिन की बात करें तो ये एक हार्मोन है, ये भी हमारा करेक्ट है, करेक्ट पेयर है। और नियोप्रीन की बात की जाए तो ये क्या, एक स्पेशलाइज्ड रबर का फॉर्म है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो बचा कौन हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बचा हमारा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और रेयन की बात की जाए तो ये एक मॉडिफाइड फाइबर है। ठीक है, मॉडिफाइड क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक इनफैक्ट अगर बात करें। ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड, और ये रेयन की बात करें तो इट इज द फर्स्ट ह्यूमन या मैन मेड वह फाइबर के कैटेगरी में आता है। तो इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखते हैं हम। ये क्या है, सेमी सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर है, और इसका जो सोर्स होता है प्रोसेस्ड सेल्यूलोज से इसको बनाया जाता है। और सेल्यूलोज कहां से डिराइव करते हैं हम, ये प्लांट बेस्ड सोर्सेज से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल मटेरियल, इट इज एन आर्टिफिशियल टेक्सटाइल मटेरियल कंपोज्ड ऑफ क्या, रीजेनरेटेड एंड प्यूरिफाइड सेल्यूलोज से बनाया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। जैसा कि बताया कि फर्स्ट मैनमेड फाइबर है, साथ ही साथ रेयन का इस्तेमाल अक्सर जो समर क्लोथ्स होते हैं, स्पोर्ट्स वियर हो गए, उनमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और पहनने में भी कंफर्टेबल महसूस होता है इसी वजह से। और नियोप्रीन की बात की जाए तो इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, नियोप्रीन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्स में हमसे हमें अक्सर देखने को मिलता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, ये एक हार्मोन है और इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे हग हार्मोन, कडल हार्मोन या कडल केमिकल, मॉरल मॉलिक्यूल, ब्लिस मॉलिक्यूल, इस तरीके से बहुत सारे नामों से इसको हम जानते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन बिहेवियर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिकल फंक्शन में इसके इस्तेमाल के कारण हम इसको तरह तरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स दो इंपॉर्टेंट जो फीमेल रिप्रोडक्शन फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है। कौन कौन सा, चाइल्ड बर्थ और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग को ये कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसको बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। कहां से रिलीज होता है, ये हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस जो पार्ट है, हिस्सा है हमारे ब्रेन का, वहां से ये वहां पे बनता है। ठीक है, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से सिक्रीट होता है एंड फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसपोर्टेड। फाइन, तो अब अगर बात करें कि इसका ऑक्सीटॉक्सिन का अगर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा इसका मिसयूज भी देखने को मिलता है। खासकर से जो डेयरी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा मिसयूज वहां पे देखने को मिलता है, जहां पे जो फार्मर होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करता है, जो भी कैटल है, काउ, बफेलो, ताकि वो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो मिल्क प्रोड्यूस करवा पाए उनसे। ठीक, और कहां पे यूज होता है इसका, वेजिटेबल इंडस्ट्री, वेजिटेबल मार्केट में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, जो सब्जियां होती हैं उनके साइज को बढ़ाने के लिए। आप अक्सर न्यूज में या कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में पढ़ते आए होंगे या देखते आए होंगे। तो सब्जियां जैसे कि पंपकिन्स हो गए या वाटरमेलन्स हो गए, एग प्लांट्स हो गया, एग प्लांट्स जो है हम बैगन को बोलते हैं। फाइन, गॉड्स हो गया, लौकी हो गया हमारा, कुकुम्बर, तो इन सब के साइज को बढ़ाने के लिए और जल्दी से उसको मार्केट में लाने के लिए, बेचने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन। फाइन, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, एक साइड हमें एरिया दे रखा है और वहीं दूसरी साइड परमिसिबल नॉइज लिमिट है या लेवल है, वो कितना होना चाहिए, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट यहां पे देख लेते हैं। तो अगर हमें सपोज कि इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, बट हम लॉजिक के तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चारों ऑप्शंस देखें, रेसिडेंशियल, साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, तो सबसे कम नॉइज लेवल कहां पे होना चाहिए। अगर हम जो है थोड़ा सा सोचें आराम से तो हम ये समझ पाएंगे कि जो हमारा साइलेंट जोन होगा वहां पे सबसे कम नॉइज लेवल होना चाहिए। तो इनमें से सबसे कम पहले कौन सा है, 50 डेसिबल जो है हमारा सबसे कम नॉइज दिया गया है। तो ये पेयर हमारा क्या होगा,
मैच करना चाहिए। तो देख लेते हैं हमारा कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। बी का 1 पेयर अगर देखें तो ए में नहीं मिल रहा हमें, बी में भी नहीं मिल रहा है, सी में अगर देखा जाए तो हमें बी का 1 कहां पे देखने को मिल रहा है, सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, और ऑप्शन सी में भी मिल रहा है ये पेयर। तो हम आगे देख लेते, एक जो है हमारा पेयर वो क्या है, मिल गया है, फाइन। तो इसके बाद अगर देखें कि सबसे ज्यादा नॉइस कहां पे हमें देखने को मिल सकता है, या तो इंडस्ट्रियल एरिया या तो कमर्शियल एरिया, ठीक है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे सबसे ज्यादा नॉइज लेवल देखने को मिलता है। तो सी का हमारा क्या हो जाएगा 70, सी का 4। तो इन दोनों में हमें सी का 4 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन सी जो है हमारा, सिर्फ यहां पे ये पेयर देखने को, ये दोनों पेयर देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें यहां पे, कमर्शियल एरिया की, तो यहां पे 65 हो जाएगा, और रेसिडेंशियल में 55 डेसिबल जो नॉइज लिमिट होनी चाहिए, फाइन। आगे चलते हैं। अब सल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग। सल्फा ड्रग जो है वो किस टाइप का ड्रग है, ठीक, एंटीबैक्टीरियल, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक या फिर एंटीसेप्टिक। तो यहां पे अगर हम बात करें सल्फा ड्रग की तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, सल्फोनामाइड। किस नाम से, सल्फोनामाइड नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। किस कैटेगरी का ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जो है ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस पर्टिकुलर ड्रग का। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड। कार्बोरेटर का इस्तेमाल जो है हम किस तरह के इंजन में यूज करते हैं, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन या बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल इंजन में हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और डीजल इंजन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये स्पार्क इग्निशन, स्पार्क बेस्ड इंजन देखने को मिलता है, और डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन देखने को हमें मिलता है। किस तरीके का, ये कंप्रेशन बेस्ड इग्निशन होता है, ठीक। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा, फाइन। तो कार्बोरेटर की बात की जाए तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स पेट्रोल को फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है और मिक्स करता है एक एप्रोप्रिएट जो है अमाउंट ऑफ एयर के साथ, पेट्रोल को एयर के साथ मिक्स करता है, फिर वो मिक्सचर उस मिक्सचर से एक स्पार्क जनरेट होता है, और इंजन जो है हमारा, फिर उसके बाद मोटर जो है वो एक्टिव हो जाता है, काम करने लग जाता है, फाइन। तो हेंस अ पेट्रोल इंजन इज आल्सो नोन एज स्पार्क इग्निशन इंजन, जैसा कि हमने बताया, सिंस अ स्पार्क इज यूज्ड टू बर्न क्या, अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल, ठीक। वहीं डीजल इंजन की बात करें तो ये क्या है, कंप्रेशन इग्निशन पे बेस्ड होता है हमारा, ठीक। आगे देखते हैं। इस तरीके का कुछ हमें कार्बोरेटर देखने को मिलता है, जहां पे एक साइड से एयर और फ्यूल जो है मिक्स होके जो है वहां से हमारा मोटर जो है स्टार्ट होता है, फाइन। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज एग। कौन सा जो स्तनधारी है वो अंडे देता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। कैंगरू, लोरिस, एकिडना या फिर हेजहॉग। तो यहां पे अगर हम देखें, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, एकिडना। ये क्या है, एग लेइंग मैमल है। इसके अलावा एक और एनिमल है, एक और मैमल है जो कि एग लेइंग की कैटेगरी में आता है। कौन सा है वो, डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस, ये भी क्या हमारा एग लेइंग मैमल है। और वैसे मैमल या स्तनधारी जो एक तरीके से एग या अंडा देते हैं, उनको हम मोनोट्रीम्स के नाम से जानते हैं। मोनोट्रीम्स कैटेगरी में वो आते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, हेजहॉग, इस तरीके का कुछ दिखने को मिलता है। और डक बिल्ड प्लेटिपस ये हमारा हो गया, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, हम मोनोट्रीम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया है, असर्शन और रीजन। तो यहाँ पे असर्शन में क्या बोला जा रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनस, ठीक है।
ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट डालेंगे तो किस तरीके का सॉल्यूशन हमारा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे होमोजेनस कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो अच्छे से घुल जाता है सॉल्ट जो है पानी में, और एक होमोजेनस मिक्सचर हमारा तैयार होता है। रीजन क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनस। यहां पे अगर हम बात करें, रीजन की बात करें, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफरेंट कॉम्पोजिशन बोल रहा है, यहां पे डिफरेंट कॉम्पोजिशन अगर बात कर रहा है तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा, ठीक है। जबकि यहां क्या दिया हुआ, होमोजेनस, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये क्या है, करेक्ट। तो आंसर की अगर बात की जाए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज। डेंगू फीवर जो है वो किस तरीके के मच्छर के काटने से होता है, एनोफिलीज, एडिस, क्यूलेक्स या फिर एशियन टाइगर मॉस्किटो। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो मॉस्किटो है डेंगू फीवर के लिए, वो कौन सा मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल है, वो है एडिस। एडिस, तो बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिस में दो टाइप्स आपको पाए जाते हैं एडिस के, एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दो टाइप्स हैं, ठीक है, जो डेंगू फीवर जो है कॉज करते हैं। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। डेंगू वायरस की अगर बात की जाए तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। किस तरीके का वायरस है, आरएनए वायरस है, फाइन। और डेंगू वायरसेस आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस स्पीशीज, जिसके बारे में हमने बात किया कि एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दो इसके टाइप्स हैं, फाइन। आगे देखते अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला हमारा प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट, यहां पे एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, पास्कल, ये हमारा करेक्ट है, फाइन। पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर का क्या एसआई यूनिट है, डायोप्टर, जो कि बिल्कुल करेक्टली यहां पे मैच्ड है। हीट की बात करें तो हीट का क्या है, जूल, ये भी हमारा सही है, सही सुमेलित है। तो तीनों जब ऊपर के सही हो गए तो बचा हमारा ऑप्शन डी, जो कि इनकरेक्ट होगा, और यही हमारा सही आंसर भी होगा। क्यों? क्योंकि क्यूरी की अगर बात करें तो वैसे तो ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, बट ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान देना कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट तो है ये, बट ये दिस इज नॉट द एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इसका है बेक्वेरल, फाइन, बेक्वेरल, इसको बीक्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका एसआई यूनिट है, जो कि हेनरी बेक्वेरल के द्वारा प्रपोज किया गया था, फाइन। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लांट डिजीज और फैक्टर की बात कर रहा है, किस फैक्टर की वजह से पर्टिकुलर प्लांट डिजीज हमें देखने को मिलता है। पहला क्या है, साइट्रस क्रैकर। साइट्रस क्रैकर किसकी वजह से ये होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है अगर बात करें हम साइट्रस क्रैकर की, फाइन। तो सपोज आपको साइट्रस क्रैकर के बारे में नहीं याद है तो अदर ऑप्शंस को हम पहले देख लेते हैं। रेड रॉट ऑफ, अगर डिजीज ऑफ शुगर केन की बात करें तो हम जैसा कि जानते हैं ये एक फंगल डिजीज है, बहुत ही कॉमन, इन सभी में से सबसे कॉमन जो है वो शुगर केन वाला है। तो ये क्या है, फंगस की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। तो ये पेयर कहां पे मिल रहा है, पहले हम उसको ढूंढते हैं, ठीक। बी का 4 हमें ए में नहीं मिल रहा है, ठीक है, सी में भी नहीं मिल रहा है, डी में भी नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे सिर्फ इसी पेयर से हमें अपना आंसर मिल जा रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके बारे में अगर हमें नहीं भी पता है तो हम अपने आंसर पे आराम से पहुंच जा रहे हैं, फाइन। तो वैसे बाकी को भी देख लेते हैं। साइट्रस क्रैकर की बात करें तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। और साहू डिजीज ऑफ जो वीट है ये किसके, ये इंसेक्ट या कीट की वजह से ये बीमारी प्लांट में देखने को मिलती है, फाइन। तो इसको हम डायग्राम से अगर देखें तो इस तरीके का साइट्रस क्रैकर, साइट्रस खट्टे जो फल होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और इस तरीके से जैसे ये नींबू है इसमें ये क्रैक्स पड़ जाते हैं, और इसी बीमारी को हम बोलते हैं साइट्रस क्रैकर, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, फाइन।
और ये हमारा शुगर केन में, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये रेड कलर का जो है होना शुरू, फिर सड़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से कृष्णकांत डिजीज, इस तरीके के जो है स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। और ये अगर बात की जाए तो ये इंसेक्ट के कारण जो हमारा गेहूं होता है, वीट होता है, उसका फसल जो है येलोइश पड़ जाता है और जो है फसल को खराब करता है, प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। फाइन, आगे देखते हैं अगला सवाल कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, सीएनजी में मेनली कौन सा गैस जो है ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, इनमें से ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन या फिर मीथेन। तो यहाँ पे जो हमारा काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सीएनजी मीथेन के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा जो उसमें पाया जाता है एलिमेंट वो है मीथेन। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से ये सभी सवाल जो हमने डिस्कस किए ये 2022 के जो है साइंस के क्वेश्चंस के तौर पे आपसे पूछा गया था। अब हम बात करेंगे 2021 के पेपर के बारे में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट अल्ट्रा वायलेट रेज, कौन सा ग्लास इनमें से, कौन से टाइप का ग्लास जो है यूवी रेडिएशन को एक तरीके से रोकता है या हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शंस क्या हमारे, सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास या फिर क्रूक्स ग्लास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ग्लासेस दे रखे, तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी क्रूक्स ग्लास जो है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके वजह से वो जो यूवी रेज है उसको कम करता है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है सन ग्लासेस बनाने में, ठीक है, जिसको हम धूप में पहन के चलते हैं, जाते हैं। फाइन, क्या बनाने में, सन ग्लासेस। फाइन, तो अगर हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस के बारे में भी बात कर लेते, क्योंकि मे बी इस साल जो है कोई और ग्लास पूछ ले, उसके बारे में डिटेल पूछ सकता है। तो सोडा ग्लास की अगर बात हम करें तो इसको सोडा लाइम सिलिका ग्लास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका का बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है होना देखा जाता है। फाइन, तो इट इज चीप, काफी चीप होता है, सस्ता होता है, हार्ड एंड बट इट कैन बी रीसॉफ्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, इसको रीसॉफ्ट या दोबारा जो है चेंज किया जा सकता है। इसको बॉटल्स में बनाने में यूज करते हैं, लाइट बल्ब बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रूक्स ग्लास की बात करें तो इट कंटेन्स मेनली सीरियम ऑक्साइड एंड सिलिका पाया जाता है इसमें। फाइन, और सीरियम ऑक्साइड जो है इस पर यह प्रॉपर्टी होती है कि यूवी रेडिएशन जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको रोकता है, और इसी वजह से जैसा कि बताया कि सन ग्लासेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो हार्मफुल एक तरीके से रेज है हमारे आंखों को नुकसान ना पहुंचाएं। फाइन, तो पायरेक्स ग्लास की बात कर लेते हैं। पायरेक्स ग्लास ये एक तरीके का बोरोसिलिकेट ग्लास है, इसको क्या बोलते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, जिसमें कि बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट पाया जाता है, और इट हैज वेरी हाई केमिकल ड्यूरेबिलिटी, इट हैज वेरी हाई केमिकल ड्यूरेबिलिटी, और इसी के कारण इसको लैबोरेटरीज में जो केमिकल एक तरीके से जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो ग्लासेस, बीकर हो गए, हमारे टेस्ट ट्यूब हो गए, इन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जेना ग्लास की अगर बात करें हम तो इट इज फाइन क्वालिटी ऑफ ग्लास विद इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू हीट, ये जो है हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको भी हम केमिकल लैबोरेटरीज या केमिकल वेयर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फाइन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमारा सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर आपने अगर नॉर्मल साइंस भी पढ़ी होगी अगर, तो आप यहां पे देख सकते कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो दोनों तो हमारा सही नहीं हो सकता। फाइन, तो सी ऑप्शन को हम कैंसिल आउट कर देंगे और ई भी हमारा क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचे हमारे दो ऑप्शन। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का महत्व होता है, किसका, मैग्नीट्यूड। और जबकि वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का भी रोल देखने को हमें मिलता है। तो इस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड, एंड वन इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन इज द करेक्ट। फाइन, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि
रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ, किसके डेंसिटी को मेजर करने के लिए इस पर्टिकुलर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है? स्मोक, पोल्यूटेड वाटर, फॉग या फिर नॉइज। तो यहां पे हम बात करें तो रिंगलमैन स्केल जो है ये स्मोक या धुएं की डेंसिटी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। किसके द्वारा ये स्केल दिया गया था? तो बात अगर हम करें तो ये फ्रेंच प्रोफेसर थे ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रिंगलमैन। ठीक है, मैक्सिमिलियन रिंगलमैन इनका नाम था। 1888 में इन्होंने इसके बारे में बताया था। फाइन। अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, लाइट का डिफ्यूजन हमारे एटमॉस्फेयर में किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम या फिर वाटर वेपर। तो यहां पे बात करें तो जो डिफ्यूजन है लाइट का वो हमारा डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो डिफ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जो कि इसका डायरेक्शन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका डायरेक्शन देखने को मिलता है। और डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? गैसेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, फिर हमारा लिक्विड्स, उसके बाद सबसे कम जो है सॉलिड्स में डिफ्यूजन देखने को मिलता है। बट सॉलिड्स में क्या है, काफी रेयर होता है ये। फाइन। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें कि आप अगर जो परफ्यूम या डियो आप लगाते हो तो उसका जो स्मेल है वो पूरे कमरे में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो वो एक इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। तो यहां पे बात करें, ये आपका डिफ्यूजन प्रोसेस आपको दिखाया गया है। फाइन, क्योंकि यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन हाई है और धीरे धीरे ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा और कंसंट्रेशन जो है बराबर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको किस यूनिट में उसको मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं? एमएम ऑफ एचजी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पार्ट्स पर मिलियन या फिर है हमारा ग्राम पर लीटर। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम एक्सप्रेस करते हैं। और जबकि एमएम ऑफ एचजी ये किसका, ये हार्ट बीट जो होता है उसको मेजर करने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट बीट रेट जो होता है उसको हम मापते हैं। फाइन। तो आइए ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में बात करें। तो ये है क्या? ये एक्चुअली जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, अमाउंट होता है, उसी को हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज इन अवर ब्लड। ठीक। और जो नॉर्मल ह्यूमंस में जो रेंज देखने को मिलती है वो है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल रेंज है। फाइन। इससे कम होगा तो भी दिक्कत है और ज्यादा होगा तो भी परेशानी हमें देखने को मिलती है। हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, ये दो केसेस हैं जो हमें इनसे रिलेटेड बीमारी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल कौन करता है? शुगर कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। फाइन। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें तो ये कब एक्टिव होता है? जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल या फिर जो शुगर का अमाउंट है वो ज्यादा होता है। तो इंसुलिन का क्या काम करता है? ये हार्मोन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज या शुगर जो है उसको किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। फाइन। इस तरीके से ये क्या कर रहा है? जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन कर रहा है, जो नॉर्मल होना चाहिए उसको ये सेट कर रहा है। और जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा तो वहां पे ग्लूकागॉन एक्टिव होगा, दूसरा हार्मोन हमारा एक्टिव होगा और ये ठीक इसका उल्टा काम करेगा। फाइन। ये क्या करेगा? यहां पे हम देख रहे थे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जा रहा है, यहां पे ठीक इसका उल्टा होगा, ग्लाइकोजन अब ग्लूकोज में बदलेगा क्योंकि ग्लूकोज की कमी देखी जा रही है। फाइन। तो दो केसेस हमें देखने को मिलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल से। एक है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में हमारा वो 70 से नीचे हो जाता है। 70 क्या यहाँ पे मिनिमम रेंज है और 70 से भी कम हो जाता है, उस केस को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। फाइन। और जब ज्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में शुगर तो हमारा कौन सा केस आता है? हाइपरग्लाइसीमिया।
जिसको कि डायबिटीज में यही कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें हमारे ब्लड में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है। फाइन, तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, डायबिटीज के केस में बात करें तो हमारा इंसुलिन जो है वो सही से काम नहीं करता। अब इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है तो वो ग्लूकोज को या शुगर को कैसे कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, नहीं कर पाता है। इसी वजह से शुगर की जो मात्रा है हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है और डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the main constituent of LPG? पिछले क्वेश्चंस में आपने CNG के बारे में देखा था, यहां पे आपसे LPG के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। तो हम LPG की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इस पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा ब्यूटेन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, कौन सा एसिड होता है विनेगर में, एसिटिक एसिड, तो ये हमारा करेक्टली मैच्ड है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, हमारे बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम फॉस्फेट, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फाइन, अब सोरिंग ऑफ मिल्क का या दूध का खट्टा होना किसकी वजह से होता है, यहां पे क्या है, नाइट्रिक एसिड दे रखा, क्या ये सही है? आप इसको देखें तो अगर यहां पे बात किया जाए तो सोरिंग ऑफ मिल्क या दूध का खट्टा होना हमारा लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ना कि नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और यही सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। ठीक है, और डी की बात करें तो एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे गैस्ट्रिक जो हमारे स्टमक में, तो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आफ्टर कटिंग कुकम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड, खीरा काटने के बाद अगर हम नमक उसमें ऐड करते हैं या छिड़कते हैं तो देखते हैं कि उसमें से पानी बाहर निकल के आता है, वाटर कम्स आउट ऑफ इट। वो किसकी वजह से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन की वजह से। तो यहां पे अगर हम बात करें जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्मोसिस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि खीरे से अगर उस पर नमक छिड़का जाए तो पानी निकल के आता है। ठीक है, और यहां पे जो ये भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक, क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड कंसेप्ट। ठीक है, और यहां पे जो डायरेक्शन होता है वो डिफ्यूजन का ठीक उल्टा होता है। यहां पे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन डायरेक्शन होता है। और ये क्या है, एक मेन डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच। एक और जो डिफरेंस है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों में, एक और है कि डिफ्यूजन की बात करें तो वहां पे किसी भी तरीके का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, बट ऑस्मोसिस में एक क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, एक मीडियम का होना जरूरी है। फाइन, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। फाइन, तो ये ऑस्मोसिस देख सकते हैं हम कि जहां पे हमारा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक, यहां पे हमारा लो कंसंट्रेशन है, यहां पे हाई है, तो मूवमेंट हमारा कहां होगा, लो टू हाई होगा, यहां पे हमारा इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा। फाइन, आगे देखते हैं, फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रूट होते हैं या सब्जियां होते हैं उसको हम कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है, उनके टिकने की जो एक तरीके से जो अवधि है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, क्या इस वजह से कि सनलाइट से एक्सपोजर से बच रहे हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एनवायरमेंट इज इंक्रीज्ड, या फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, या फिर देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो इसमें से कौन सा जो है सबसे सटीक आंसर होगा। तो यहां पे अगर हम बात की जाए करें कि फ्रूट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो रेफ्रिजरेटर्स या कोल्ड स्टोरेज में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है वो हमारा कम हो जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्रीजेस। फाइन,
तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करें तो जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो गैस एक रिलीज करते हैं, इथिलीन गैस का जो है रिलीज करते हैं। जब वो रेस्पायर करते हैं या जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में इथिलीन रिलीज होता है। फाइन। और जब ये रेफ्रिजरेटर्स में इनको हम रखते हैं तो चूंकि रेस्पिरेशन का जो एक तरीके से रेट है वो कम हो जाता है, तो ये गैसेस कम रिलीज होती हैं। और ये कम रिलीज होती हैं तो फल जो है या फ्रूट्स है वो पकते नहीं हैं, जल्दी से नहीं पकते। फाइन। और क्योंकि अगर हम जानते हैं कि एथिलीन जो है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, जो हमारा फल या सब्जी है उसको पकाने में काम करता है। चूंकि अब इसके अमाउंट जो रिलीज हो रहा है वो कम हो गया, तो हमारा ये लंबे समय तक चलेगा, वो कच्चा ही रहेगा एक तरीके से देखा जाए तो। फाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेट ऑफ एथिलीन प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से शेल्फ लाइफ हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फाइन। तो ये इसके पीछे का कारण है। आगे चलते हैं। Which of the following particles has zero charge? किस पार्टिकल पे जीरो चार्ज देखने को हमें मिलता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल। तो यहां पे अगर हम देखें जीरो चार्ज की बात कराए, जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल चार्ज, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही। तो न्यूट्रिनो जो है एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे हमें जीरो चार्ज देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। फाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव नहीं है? क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो क्लोरोफिल, आरएनए और डीएनए तीनों का इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, तीनों में नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमें देखने को नहीं मिलता है। इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। फाइन। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? पहला, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ये क्या है? न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, जो कि बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरीके से एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है, इट रिलीजेस, देयर इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन या एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं। फाइन। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। क्या ये सही है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए जाते हैं वो न्यूक्लियर फिजन के तौर का जो प्रिंसिपल होता है उसमें जो है देखने को मिलता है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है। जबकि यहां पे सही जो उत्तर होना चाहिए वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें कि 2 एटॉमिक जो न्यूक्लियाई है वो कंबाइन करते हैं। फाइन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, चूंकि यहां पे करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लोव रिप्रेजेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्लोव या जिसको लौंग बोलते हैं हिंदी में, अक्सर हमारे घरों में, हम सभी के घरों में पाया जाता है, वो क्या होता है? टर्मिनल बर्ड, एक्सेसरी बर्ड बोलते हैं उसको, या फ्लावर बर्ड या वेजिटेटिव बर्ड? किस कैटेगरी में आता है, किस तरीके का वो बर्ड है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्लोव या लौंग जो होता है हमारा वो फ्लावर बर्ड होता है, फूल की कली होती है। फाइन। उसको ड्राई करने के बाद, उसको सुखाने के बाद वो फाइनली जो है हमारा जो घरों में लौंग मिलती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको फिगर के तौर पे देखें तो ये जो फ्लावर बर्ड्स हैं यही बाद में क्या बन के क्या होते हैं, हमारा इस तरीके से ड्राई होने के बाद हमें देखने को मिलता है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। ऑप्शन सी। चौथा क्या है यहाँ पे? 14वां क्वेश्चन। टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टापा क्लॉथ किस प्लांट से हमें, किस फैमिली के प्लांट से मिलता है हमें? यहाँ पे एस के लिए पिडेसिए या फिर मोरेसिए या ग्रामिने या फिर मालवेसिए। फाइन। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा, ये पर्टिकुलर टापा क्लॉथ जो है मोरेसिए नामक प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है। आंसर बी विल बी करेक्ट। ठीक। तो ये देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है
टापा क्लॉथ डिजाइन का। फाइन। टापा क्लॉथ इसको हम बार्क क्लॉथ के भी नाम से जानते हैं एंड इट इज अ नॉन वोवन मटेरियल होता है ये। इट इज नॉट अ वोवन मटेरियल बट मेड फ्रॉम बार्क दैट हैज बीन सॉफ्टेंड थ्रू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के तौर पे गुजरता है। उस प्रोसेस में क्या होता है? सोकिंग एंड बीटिंग। सोकिंग एंड बीटिंग, उसको भिगा के फिर उसको जो है किसी चीज से पीटा जाता है। फाइन। और ये किस तरीके के प्लांट से हमें मिलता है? किसके बार्क से? तो ये है ट्रीज। कुछ ट्रीज भी होते हैं, कुछ श्रब्स भी देखने को मिलते हैं। ऑफ्टेन अगर बात करें मलबरी एंड फिग, ठीक है, तो यहां से हमें ये ऑब्टेन होता है। और इसका यूज बहुत सारे हमें हमारे घरों में भी इस्तेमाल होते हैं एज अ रूम डिवाइडर या पर्दे के तौर पे, या फिर इसका इस्तेमाल क्लोथिंग में भी यूज किया जाता है। फ्लोर मैट्स जो होते हैं उसका भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो है वेडिंग या फिर फ्यूनरल्स में भी इसका यूज करते हैं हम। फाइन। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? विटामिन ए ऑरेंज। विटामिन ए से क्या हमें विटामिन ऑरेंज से क्या हमें विटामिन ए मिलता है? यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज क्या एक साइट्रस फ्रूट है, तो इससे हमें विटामिन सी देता है, ना कि विटामिन ए। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। फाइन। विटामिन सी की बात की जाए, लेमन एक साइट्रस फ्रूट है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन डी की बात करें तो कॉड लिवर ऑयल से हमें विटामिन डी मिलता है। और बात करें राइस ब्रांड की बात करें तो ये हमें विटामिन 6 देता है। फाइन। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, चूंकि वहां पे सनलाइट बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, तो वहां पे वो कैप्सूल का यूज करते हैं विटामिन डी लेने के लिए। ठीक है, इस तरीके का कैप्सूल लिया जाता है। फाइन। आगे अगर हम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें, उनके जो साइंटिफिक नेम है यहां पे देख सकते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हमें देखने को मिलती है? नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया जैसे बीमारी देखने को मिलती है। ज़ीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है? हमारे जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं, वो नहीं निकलते। फाइन। और विटामिन ए की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, एग हो गया हमारा, तो इस तरीके के जो है मीट हो गया, इनसे हम विटामिन ए जो है ले सकते हैं। विटामिन बी1 की बात करें तो थायमाइन, बी2 राइबोफ्लेविन, तो इस तरीके से हमारे सभी विटामिन के यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं। ये भी हमारे सवाल में पूछे जाते हैं। फाइन। आगे देखते हैं, बोटुलिज्म इज अ फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है, या फिर वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन या वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। तो इनमें से किसके बोटुलिज्म जो है वो किस वजह से होता है? तो जो सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पे फूड बॉर्न इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक, फूड बॉर्न इन्फेक्शन। तो बोटुलिज्म की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया। फाइन। और बोटुलिज्म जो एक रेयर डिजीज है, रेयर इन्फेक्शन है, जो फूड बॉर्न बेस्ड इन्फेक्शन है, देखने को हमें मिलता है, बट ये क्या होता है? फैटल भी हो जाता है हमारा। इट इज अ फैटल डिजीज। ठीक। और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन की बात करें तो ऐसा नहीं होता, ये कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल में कैटेगरी में ये आ जाता है हमारा। ठीक। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कहता है? ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट। क्या ऐसा होता है कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो सभी तरीके के विटामिन्स को सिंथेसाइज करता है खुद ही, जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हमारा सभी विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। फाइन। तो कौन से विटामिन्स को सिंथेसाइज करता है हमारा बॉडी? विटामिन डी एंड विटामिन के। ठीक है, बाकी जो विटामिन है वो हम किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से, वहां से हमें वो विटामिन मिलता है। फाइन, हमारे बॉडी में लिया जाता है। ऑप्शन रीजन क्या है हमारा? विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर यहां पे आंसर अगर देखें तो ए इज इनकरेक्ट, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
तो यहां पे हम देख सकते हैं विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल, और विटामिन के को फिलोक्विनोन। ये दोनों जो है हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। फाइन। और बाकी के जो है दे आर फुलफिल्ड बाय विटामिन कंटेनिंग फूड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, इसके बारे में हमने अभी जस्ट बात किया। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? यहां पे आपको विटामिन ए बी सी डी नहीं दिया है, आपको साइंटिफिक नेम दे दिया है। तो आपको इसीलिए साइंटिफिक नाम भी पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन का क्या नाम है। तो यहां पे विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कमी की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तो ये हमारा सही उत्तर है। आगे देखते हैं। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। गैसियस एक्सचेंज जो है हमारे लंग्स में वो कहां पे होता है? किस पार्ट के, लंग के किस पार्ट में देखा जाता है? ट्रैक्यूल्स, ब्रोंकियोल्स, पल्मोनरी वीन या फिर एल्वियोली। फाइन। तो यहां पे आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी, एल्वियोली। दिस इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन आवर बॉडी। यहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज देखने को मिलता है हमारा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फाइन। पल्मोनरी वीन की बात करें, ये इसका क्या फंक्शन होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है। किसको? हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। फाइन। तो ये काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इस पार्ट में, लंग के इस पार्ट में एक तरीके सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहां पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है? एल्वियोली, जहां पे गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। किसका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ठीक। अगला सवाल है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? हमारे ब्लड में ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है कि जिसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है? क्योंकि नाम से आप देख सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो अक्सर ये बच्चों में देखने को मिलता है, खासकर से 12 महीने तक के अंदर के जो बच्चे होते हैं एज ग्रुप के, उनमें ये देखा जाता है। तो ऑप्शन हमारे क्या है? हेमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिन, लेड या फिर नाइट्रेट। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर है हमारा मेथेमोग्लोबिन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे कई लोग नाइट्रेट से भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेट इसका ये ब्लड में हमारे नहीं होता। नाइट्रेट जो है एक एलिमेंट है, एक इसका पार्ट है, बट यहां पे इसका ये सही उत्तर नहीं है। ठीक है, हमारे ब्लड में एक तरीके से जो हेमोग्लोबिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथेमोग्लोबिन में, और ये ऑक्सीजन को कम कर देता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसको रिड्यूस करता है, और इसी वजह से ये बीमारी देखी जाती है। और इसमें जो बच्चे का जो स्किन होता है, स्किन कलर, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, ये कलर इस तरीके का नीला पड़ जाना। ठीक, तो इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये किस वजह से होता है? ये फूड में, जो ये फूड इनटेक या एक तरीके से ड्रिंक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या जो भी, तो उसमें अगर नाइट्रेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो है ये चीज, ये अकरेंस देखने को मिलता है, जहां पे मिथेमोग्लोबिन वो हमारे हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये शरीर का नीला पड़ना होने लगता है। फाइन। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसको हम इन्फेंट मेथेमोग्लोबिनिया भी बोलते हैं, या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि कॉमन नेम है इसका। इट इज अ कंडीशन दैट सम बेबीज आर बोर्न। ठीक है, कुछ केसेस में ये क्या है? कंजेनिटल है, मतलब पहले से ही पैदा होते ही ये होता है, और कुछ केसेस में ये एक्वायर्ड है। जो ज्यादातर जो केस होते हैं वो एक तरीके से अपने वो लेटर लाइफ में एक्वायर्ड कैटेगरी में आते हैं, बाद में होना देखा जाता है। ठीक है, पैदा होने के बाद ये बीमारी देखी जाती है, ज्यादातर ऐसा होता है। फाइन। तो ये इसका हमें देख सकते। इन्फेंट्स दैट ईट फूड्स, जैसा कि बताया हमने, हाई इन नाइट्रेट और ड्रिंक वाटर विद नाइट्रेट, अगर खाने या पीने की चीजों में नाइट्रेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से ये मिथेमोग्लोबिन है वो उसका अकरेंस पाया जाता है। फाइन, आगे देखते हैं। अब राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? राइबोफ्लोविन जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी या फिर चिलियोसिस। तो यहां पे अगर हम देखें तो राइबोफ्लेविन की वजह से जो है
चिलियोसिस, दैट इज ऑप्शन डी, ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक, राइबोफ्लेविन को हम विटामिन क्या बोलते हैं, B2, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो चिलियोसिस में क्या होता है, एक तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, ये होठ के जो कॉर्नर है, लिप्स के कॉर्नर में जो है सूखा पड़ जाता है या कलर एक तरीके से चेंज हो जाता है, ड्राइनेस देखने को मिलता है। ये दोनों साइड या किसी एक साइड भी ये बीमारी हो सकती है। फाइन, इसमें केस में क्या होता है, चैप्ड एंड फिशर्ड लिप्स, फिशर्ड लिप्स, फटना एक तरीके से कह सकते हैं होठ का कॉर्नर्स में। फाइन, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, काफी जलन भी महसूस होता है। एंड स्वोलन रेड पैचेस, स्वोलन रेड पैचेस देखने को मिलते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। फाइन, जैसा कि कहा कि दोनों साइड या किसी एक साइड भी हो सकता है, विटामिन B2 के कारण होता है। फाइन, तो इसको हम कौन कौन से चीजों से, किस तरीके के फूड से या फल से इसको पूरा कर सकते हैं, इस विटामिन से बच सकते हैं। तो ये हमारा मिल्क, लिवर हो गया, एग्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इनसे हमें विटामिन B2 मिलता है। फाइन, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन दे रखे हैं आपको, B1 टाइप के, और उससे कौन से डिजीज या कौन सी बीमारी देखी जाती है। तो विटामिन B1 की बात करें तो थायमाइन, इससे क्या होता है, बेरीबेरी। फाइन, और विटामिन B2 की बात करें तो चिलियोसिस, B3 की बात करें तो नियासिन। ठीक है, नियोसिन से क्या होता है, पेलाग्रा। और B6 और B12 की बात करें तो यहाँ पे एनीमिया बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, कौन सा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है, मच्छर वाहित डिजीज नहीं है। डेंगू फीवर, फिलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस या फिर मलेरिया। यहां पे अगर हम बात करें ऑप्शन सी जो है स्लीपिंग सिकनेस, ये हमारा जो है मच्छर की वजह से नहीं होता, इट इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। बाकी के तीनों मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं। ठीक, तो स्लीपिंग सिकनेस को हम जो है गाना डिजीज भी बोलते हैं। ठीक, गाना डिजीज बोलते हैं। और ये किससे होता है, सेसे फ्लाई इसका कैरियर होता है। सेसे एक फ्लाई है जो कि कैरियर का काम करता है। फाइन, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस के नाम से जानते हैं। फाइन, या फिर गाना डिजीज जैसा कि हमने बताया। और इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आती है इस बीमारी में। फाइन, और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। इस प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका कैरियर कौन होता है, सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई इसका कैरियर है। ठीक, जो कि इसको फैलाने में काम करता है। और ये फ्लाई जो है सिर्फ सब सहारन अफ्रीकन जो रीजन है वहां पे पाया जाता है, वहां पे इसका अकरेंस देखने को मिलता है। फाइन, तो यहां पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं 2020 के, 2021 के और 2022 के साइंस से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए यूपी पीसीएस के द्वारा, उनको हमने डिस्कस किया। आगे भी हम और क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।